नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के बारे में। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वो सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, यानी कि आपके एग्जाम्स में आ चुके क्वेश्चन हैं और पूरे चांसेस हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स में देखें। तो ये सारे आपके क्वेश्चन की सीरीज है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, एन वी एस, बी एड या फिर डी एल एड के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका बहु अनुक्रिया का नियम या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रभाव का नियम। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है बहु अनुक्रिया का नियम। यहाँ पे आपने तत्परता का नियम देखा, अभ्यास का नियम देखा, प्रभाव का नियम देखा। ये जो तीनों हैं आपके थॉर्नडाइक के नियम है और बहु अनुक्रिया, लेकिन सीखने का आपका नियम पूछा गया है। तो जो करेक्ट आंसर है, जो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है आपका, वो है बहु अनुक्रिया का नियम। तो तत्परता का नियम क्या है गाइस? तत्परता का नियम में ये बताया गया है कि तभी बच्चे को सिखाया जा सकता है जब बच्चा सीखने के लिए तत्पर हो, यानी कि रेडी हो। आप बच्चे का बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है और आप उसे लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो, तो बच्चा तब तक नहीं पढ़ता जब तक उसका माइंड एक्टिवेट नहीं होता, वो खुद तैयार नहीं होता सीखने के लिए। अभ्यास का नियम ये कहता है गाइस कि अगर किसी भी चीज़ को बच्चे ने एक बार सीखा तो उसके बाद लगातार उस पर प्रैक्टिस करता है तो वो चीज़ उसके बिहेवियर में आ जाती है और वो उस चीज़ को इजीली सीख लेता है। और जब उस ज्ञान की जो उसने स्टोर किया अपने माइंड में अभ्यास के द्वारा, जब उस ज्ञान की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ वो रिकॉल करता है, वो चीज़ वहाँ पर वो दोबारा अप्लाई करता है जब उसे नए परिप्रेक्ष्य में उस ज्ञान को अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। प्रभाव का नियम ये कहता है गाइस कि किसी भी चीज़ का जब वहाँ पे नई कंडीशन में जब वहाँ पे ज़रूरत होती है, तो जब बच्चे को कोई चीज़ हम सिखाते हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट जब पड़ता है, जब बच्चे के सामने स्टिमुलस आता है अलग अलग प्रकार का। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी है आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी है आपका आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर ऑप्शन नंबर डी है चित्रांकन परीक्षण। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि 12 से 16 साल तक के बच्चों के लिए है, मानसिक योग्यता के परीक्षण के लिए। और ये परीक्षण आपके डॉक्टर एस जलोटा द्वारा बनाया गया है, जबकि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और आर्मी अल्फा परीक्षण ये आपके तब बनाया गया था गाइस। आर्मी अल्फा परीक्षण ये तब बनाया गया था जब विश्व युद्ध चल रहे थे और उसके दौरान कई सारे नौजवान सैनिक भर्ती करने थे सेनाओं में। तो वहाँ पर क्योंकि काफ़ी अलॉट ऑफ जो सोल्जर्स थे वहाँ पे प्रेजेंट थे और सबका कैसे बुद्धि परीक्षण लिया जाए, तब आर्मी अल्फा परीक्षण का इजाद किया गया था और वहाँ पे इसके परीक्षण के द्वारा कई सारे सोल्जर्स को ऐड किया गया था। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो गाइज हम ऑलरेडी इस पे काफ़ी बड़ी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है और उन्होंने बुद्धि को द्विकारक से त्रिकारक सिद्धांत की तरफ कैसे मोड़ा। इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो गाइज पहला ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक, दूसरा है आपका स्पीयरमैन, तीसरा है आपका बर्नन और चौथा है आपका स्टर्न। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बताया था कि बुद्धि जो होती है दो प्रकार के कारक से बनी है, पहला है एस फैक्टर और दूसरा है जी, या फिर पहला आप जी को भी मान सकते हैं, दूसरा एस को भी मान सकते हैं। जी है यहाँ पे जनरल फैक्टर और एस है आपका स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर ऑलमोस्ट सभी के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक फैक्टर है ये सारे लोगों के अंदर नहीं पाया जाता। मतलब काफ़ी सारे अमाउंट में बहुत कम लोगों के पास ये पाया जाता है, जैसे कि खाना पीना, किस तरीके से उठना बैठना, ये तो जनरल एबिलिटी है जो सभी के पास होती है। मगर स्पेसिफिक यानी कि गिटार बजाना, फुटबॉल अच्छे तरीके से खेलना, चेस प्लेयर होना, ये आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी है जो सभी के पास नहीं होती। तो काफ़ी डिटेल में इस बारे में हमने चर्चा की अपने चैनल पे, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं।
अगले प्रश्न में आते हैं, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है आपका सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है आपका सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पेवलॉव के द्वारा। या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका सीखने का समग्र सिद्धांत, CL हल द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है यहाँ पर सीखने का समग्र सिद्धांत, CL हल द्वारा। क्योंकि गाइज जो सीखने का समग्र सिद्धांत है वो 3 लोगों द्वारा, यानी कि कोफका, कर्ट और आपके वर्धमान और जो सुल्तान के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो सिद्धांत दिया था सीखने का समग्र सिद्धांत, जिसे गेस्टॉल्टिज्म के नाम से या गेस्टॉल्ट थ्योरी के नाम से जाना गया था। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो कि सृजन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर बी है आपका गाल्टन, ऑप्शन नंबर सी है आपका रॉस और ऑप्शन नंबर डी है आपका वुडवर्थ। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है गाल्टन। गाइज ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे क्रिएटिविटी की काफ़ी लंबी सी वीडियो बनाई है जिसमें हमने क्रिएटिविटी के टाइप्स, उससे रिलेटेड टेस्ट, उसको किस तरीके से एग्जामिन करना है और क्या क्या उससे रिलेटेड प्रोसेस है, यानी कि चार जो स्टेजेस होते हैं ना, इल्यूमिनेशन से लेके प्रिपरेशन तक, तो इन सारी चीज़ों को हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वहाँ डिस्कस किया। आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कोल एवं ब्रूस का, ऑप्शन नंबर बी है आपका डेव हल का, ऑप्शन नंबर सी है आपका डी हल का और ऑप्शन नंबर डी है क्रो एंड क्रो का। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यानी कोई भी चीज़ जब आप इनोवेटिवली करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जब आप एक नए तरीके से करते हैं किसी भी काम को जो किसी के द्वारा नहीं किया गया होता जनरली, तो यही जो प्रक्रिया है मानसिक प्रक्रिया वो आपकी सृजनात्मकता है, सृजनात्मक व्यवहार कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी है आपका शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सी है आपका पूर्व किशोरावस्था और ऑप्शन नंबर डी है आपका मध्य किशोरावस्था। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है पूर्व किशोरावस्था। गाइस जब हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था पूर्व किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था, तो हमने वहाँ पे जाना था कि किशोरावस्था जब आती है तो बच्चे के अंदर एक समाज को समझने की थोड़ी सी एबिलिटी डेवलप होती है, क्योंकि बच्चा अब चीज़ों को इजीली समझ सकता है और जहाँ पे समझ विकसित होती है वहीं पर खुद के जो आइडियाज़ हैं उन्हें भी व्यक्त करने की टेंडेंसी पैदा होती है। इट मीन्स कि बच्चे को आपने कहा कि सूरज भगवान है तो बच्चा कहता है कि सूरज भगवान नहीं प्लैनेट है। तो यही है बच्चे की अवस्था जहाँ पर बच्चे के अंदर विद्रोह की भावना पैदा होती है। उसे लगता है कि मैं क्योंकि मैच्योर हो चुका हूँ इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। जबकि बाल्यावस्था और शैशवावस्था में बच्चा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए वहाँ पे उसके अंदर विद्रोह की भावना नहीं आती। और मध्य किशोरावस्था आने तक बच्चे के अंदर थोड़ी सी समझ और ज़्यादा विकसित होती है, या तो वो एडजस्ट कर ले जाता है या परिवार से कट जाता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो गाइज अधिगम का पठार क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप करते हैं। अधिगम का पठार मीन्स एक अधिगम का पठार वैसे तो बिल्कुल स्ट्रेट का पठार बनना नहीं चाहिए, जहाँ पे भी एक्यूरेट लर्निंग होती है, एक अच्छा टीचर होता है, एक अच्छा स्टूडेंट होता है, अच्छा क्लास का एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पठार बनना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पठार बनता कब है, जब ज़रूरत से ज़्यादा थकान होती है, जब प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलती, प्रॉपर फैसिलिटेटर नहीं मिलते, या बच्चे के अंदर कोई कमी होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसा जो स्ट्रेट ग्राफ जो होता है या जो स्ट्रेट पैटर्न होता है लर्निंग का उसे डिफ्लेक्ट कर देते हैं और पठार जो होता है वहाँ पर बन जाता है। तो पठार मीन्स व्हाट,
एक लर्निंग की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इस तरीके से जानी चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम लर्निंग प्रोसेस जो है वो एकदम स्ट्रेट वे में जानी चाहिए। लेकिन ये पठार ऐसा कब बनता है, जब बच्चे के अंदर थकान आ जाती है, बच्चे के अंदर प्रेरणा की कमी होती है, प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलती, उसका शरीर या तो थक चुका होता है या मेंटली वो थक चुका होता है। तो कई सारी चीज़ें होते हैं और पठार भी कुल 4 प्रकार के होते हैं अधिगम के। उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करा है, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्रेरणा की सीमा, बी है विद्यालय का असहयोग, सी है शारीरिक सीमा और डी है ज्ञान की सीमा। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है विद्यालय की सीमा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका गेट्स व अन्य, बी है मॉर्गन और गिलीलैंड, सी है स्किनर और डी है क्रॉनबैक। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है गेट्स एवं अन्य। गेट्स और उनके उनके जो समर्थक थे उन्होंने कहा था, उनके जो कलीग्स थे जो उनके साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन आता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति लगातार लर्निंग कर रहा है और उसे उसके द्वारा जो उसे एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसके बाद वो प्रशिक्षण ले रहा है वहाँ से, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई आपके व्यवहार में परिवर्तन के लिए। और हमने पढ़ा भी है जो एक लर्निंग की एक्यूरेट डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ लर्निंग, यह सीखना क्या है। तो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण मापन करता है, ये आपका क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है गाइस, तो वहीं से आपका क्वेश्चन लिया गया है। तो स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण मापन करता है। ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तित्व का, बी है पढ़ने की क्षमता का, सी है बुद्धि का और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण इंटेलिजेंस का मापन करता है गाइस। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले ऐसे कौन से मनोविज्ञानी थे जिन्होंने बुद्धि का परीक्षण या बुद्धि के ऊपर सबसे पहले पढ़ना स्टडी करना स्टार्ट किया था, तो वो थे अल्फ्रेड बिने। उसके बाद हालांकि कई सारे आए थे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बुद्धि के बारे में अलग अलग परीक्षण किए और अलग अलग मत दिए, लेकिन सबसे पहले बिने ने स्टार्ट किया था। अच्छा, अगर आईक्यू के बारे में आए तो स्टर्न एंड टर्मन थे जिन्होंने आईक्यू से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका फ्राइड, बी है युंग, सी है मन और डी है आपका आल्पोर्ट। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है युंग। गाइस, युंग ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 3 प्रकार से डिवाइड किया था। हालांकि पहले 2 ही प्रकार बताया था, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी बताया था उन्होंने ऐसे बच्चे जो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। लेकिन जो बच्चे एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को, यानी कि खुल के उभर कर हर चीज़ बोल पाते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, सामाजिकता से जुड़े रहते हैं, तो इस टाइप के बच्चे को उन्होंने बहिर्मुखी छात्रों की कैटेगरी में रखा था। लेकिन बाद में चलकर उन्होंने एक और टर्म इसमें जोड़ा, यानी कि 3 तरीके के व्यक्तित्व बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक बताया था उभयमुखी, यानी कि जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बीच का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि उभयमुखी, जो ये बताता है कि बच्चा इसमें इंट्रोवर्ट भी होता है कंडीशन आने पे, और आने कंडीशन बदल जाती है तो वह एक्सट्रोवर्ट भी हो जाता है। दैट मीन्स कि वो अपनी एरिया चूज करके रखता है कि कहाँ पे उसे अंतर्मुखी बनना है और कहाँ पे उसे बहिर्मुखी। ठीक है ना, तो ये था। सिगमंड फ्रायड थे साइको एनालिटिकल थ्योरी के जनक, और अल्पोर्ट थे आपके, ये भी आपके बिहेवियरल चेंजेस को लेकर इन्होंने कई सारे अपने स्टेटमेंट दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका आर्थिक तत्व, बी है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सी है शारीरिक तत्व और डी है वंशानुगत तत्व। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ये यही कारक है गाइस, क्योंकि सामाजिक तत्व जो है बच्चे को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है उसकी सामाजिकता को बढ़ाने के लिए।
कोई भी बच्चा जब 5 साल के से ऊपर का होता है, हालांकि 3 साल के ही बच्चे एक ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देते हैं। 3 साल के बच्चे टॉयज़ लेके अपने फ्रेंड्स चूज़ करते हैं कि हाँ ये फ्रेंड है जिसके साथ मुझे खेलने जाना है, तो वो टॉय शेयर करते हैं, टॉफ़ीज़ होती हैं, कैंटीज़ होते हैं, शेयर करते हैं। तो यहाँ से बच्चे के अंदर थोड़ी सी सामाजिकता स्टार्ट हो जाती है। हालांकि बाद में चल के उन्हें पता चलता है, क्योंकि हाँ वो बस एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन उन्हें सामाजिकता का ज्ञान नहीं होता कि व्हाट इज़ करेक्ट और व्हाट इज़ रॉन्ग। लेकिन आगे चल के जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंच जाता है, तो लास्ट का जो यानी कि पूर्व जो बाल्यावस्था की का जो स्टेज होता है, वहाँ पे जाते जाते बच्चे के अंदर सामाजिकता के गुण हैं वो विकसित होने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो है आपका सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी है अनियमित विकास का नियम, सी है द्रुतगामी विकास का नियम, और डी है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है अनियमित विकास का नियम। गाइस यहाँ शारीरिक विकास की बात करी जा रही है। तो अनियमित विकास का नियम मतलब कि शरीर का नियमित विकास नहीं होता। ये पूरे तरीके से इनकरेक्ट है गाइस, क्योंकि जो हमारा शरीर है एक प्रॉपर वे में ग्रो करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ पैर पहले बढ़ जाते हैं और हमारा सर बाद में बढ़ता है, या फिर हमारे लीवर किडनी पहले बढ़ जाते हैं और हमारा स्टमक बाद में बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारी मेंटल जो चेंजेस है उसमें बदलाव आ सकते हैं, कोई पहले मैच्योर हो जाता है मेंटली और कोई बाद में। लेकिन यहाँ शारीरिक विकास की बात की जा रही है, तो यहाँ अनियमितता की बात बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी एक नियमित तरीके से ग्रोथ करती है। अच्छा, यहाँ म्यूटेंट जो चाइल्ड हैं जो कि थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अपनी ग्रोथ से या अपनी जो पर्टिकुलर जो लाइन है वहाँ से, उन लोग के लिए बात नहीं की जा रही, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन हाँ, मोस्टली आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनका एक नियमित ग्रोथ का एरिया होता है। मतलब जितनी स्पीड से एक रेशियो होता है उनके हाथ और पैरों का, ठीक है ना, सर का, बॉडी वेट का, तो एक नियमित रेशियो के साथ ही वो विकास करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी है निरंतर विकास का सिद्धांत, सी है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वह है समान प्रतिमान का सिद्धांत। जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये सारे आपके विकास के सिद्धांत हैं। और गाइस, विकास के सिद्धांत पे काफ़ी हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था ऑलरेडी, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है आपका गैसेल, बी है हर्लॉग, सी है मेरिडेथ, और डी है डगलस एंड हॉलैंड। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है हर्लॉग। गाइस, ये जो आपके स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की यह कथन किसके द्वारा है, इसे आपको रट लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर बेस्ड होते हैं। आपका यूपी टेट, सी टेट हुआ, ज़्यादातर यूपी टेट आपका, और सी टेट में भी कई सारे से क्वेश्चन आते हैं, और सुपर टेट में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो स्टेटमेंट है बेसिकली आपका हर्लॉग का है, आपके गाल्टन का है, ठीक है, क्रू एंड क्रो का है, स्किनर का है, पैवलॉव का, थॉर्नडाइक का। तो जो मेजर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन पे हमने ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जो जिनसे रिलेटेड कथन थे, उनके बारे में हमने डिस्कशन करा हुआ है ऑलरेडी। तो वहाँ पे हमने हॉलॉग का भी एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन था हॉलॉग का। तो गाइज, यहाँ पे खत्म होती है हमारे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज। आई होप आपको पसंद आई होगी। इस क्वेश्चन सीरीज के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई कमेंट है जो आपको लगता है कि यहाँ पे कोई त्रुटि रह गई हमसे, या आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिसके द्वारा आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को अपने यूट्यूब पर देख सकें। तो गाइज़, अपना सपोर्ट और अपना फीडबैक हमें हमेशा देते रहिएगा ताकि हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।